राजेश जी, मैं नहाकर आ गई। अच्छा हाँ, तो मैं सरकार से कहूँगा तुम्हें ऑस्कर देने को। अरे भाग्यवान, नहा लिया तो अब तैयार हो जाओ। आपने फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। मैं नहाकर आ गई हूँ और अब मुझे तैयार होना है। आप कमरे के बाहर जाइए। भाग्यवान, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं पर अभी भी तैयार होने से पहले तुम मुझे बाहर क्यों भेज देती हो? क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है। अब आप कमरे के बाहर जाइए, मुझे तैयार होने दीजिए। जिसके बाद राजेश कमरे के बाहर चला जाता है और अश्विनी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके आईने के सामने आती है और अपने बालों को टॉवेल से निकालकर 8 मांग बनाती है और अपनी 8 मांग भरते हुए कहती है, ये राजेश जी के नाम का सिंदूर, और ये गुड्डू जी के नाम का सिंदूर, और ये मेरे प्राण के नाम का सिंदूर, ये मेरे जाने मन का नाम का सिंदूर, और ये मेरे गोलू मोलू के नाम का सिंदूर, और ये अकड़ू के नाम का सिंदूर, और ये मेरे कलेजे के नाम का सिंदूर, और ये 8वां मांग में मेरे पति परमेश्वर के नाम का सिंदूर। मैंने अपने 8 मांग भर लिए हैं। अब जल्दी से अपने 8 मांग छुपा लेती हूँ, फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं 8 मांग भरती हूँ। तभी सावित्री अश्विनी के कमरे का दरवाजा नॉक करती है। अश्विनी बहू, अश्विनी बहू, जल्दी बाहर आ। अरे मम्मी जी, यहाँ कैसे आ गई? अब क्या करूँ? फिर अश्विनी अपने बालों को सामने की तरफ करके अपनी 8 मांग को छुपा लेती है और अपनी मांग छुपाने के बाद अश्विनी सावित्री के सामने आती है। अरे घर में चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। चुप हो जाइए मम्मी जी, मैं आपकी बहू अश्विनी हूँ। अरे बहू, 5 मिनट बाद ही बाहर आती है, ऐसे चुड़ैल बनकर बाहर आने की क्या जरूरत थी? मेरा कलेजा मुंह में आ गया था, थोड़ा मुंह और खुलता तो हाथ में आ जाता। मम्मी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया ये बताइए। अरे तेरे बच्चे बाहर भूखे बैठे हैं, जल्दी चल, उनके लिए खाना बनाना है। आप चलिए, मैं आती हूँ। ये सुनकर सावित्री वापस चली जाती है और अश्विनी अपने कमरे में आकर अपने बालों को आगे की तरफ गिराकर मैसी बन बनाती है और फिर हॉल में आती है। आ गई मम्मी, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बस थोड़ी देर बच्चों, अभी बना देती हूँ। मम्मी, आज भी आपने अजीब से हेयर स्टाइल बनाया है। वैसे तो आप शहरी स्टाइल में खुद को ड्रेस करती हो, बट हेयर स्टाइल की वजह से आप अपना लुक खराब कर लेती हो। मुझे ऐसे ही हेयर स्टाइल पसंद है और मेरे लिए ये कंफर्टेबल होता है। ठीक है, आप खाना बना दो। जिसके बाद अश्विनी किचन में चली जाती है और फिर सब्जियां धोकर और काट कर कढ़ाई में सब्जी बनाने लगती है। फिर अश्विनी आटा गूंथती है और रोटियां भी बनाने लगती है। सब्जी बन गई है, रोटियां भी गर्मा गर्म है। सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाकर सर्व कर देती हूँ। खाना बन गया है, सब कोई डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। राजेश जी, मम्मी जी, आप लोग भी टाइम टेबल पर आ जाइए। अश्विनी सबको आवाज देती है। अश्विनी की आवाज सुनकर सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। फिर अश्विनी किचन से रोटी सब्जी लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। जिसके बाद अश्विनी का मैसी बन ढीला होकर खुलने लगता है। अरे ये मेरा बाल कैसे खुल रहा है? अगर मेरे बाल खुल गए तो सभी को मेरे 8 मांग दिख जाएंगे। ये सोचते हुए अश्विनी अपने हाथों की गर्म सब्जी के बर्तन को जल्दी से टेबल पर रख देती है और घबराकर अपने बालों को पकड़ लेती है। क्या हुआ मम्मी, इतना घबरा क्यों रही हो? अरे वो मेरे बाल खुल गए। इतना कहकर अश्विनी अपने बाल संभालने लगती है और वहीं सावित्री गुस्से में, अरे बहू, ये क्या तरीका है? ऐसे खाना पटकते हैं क्या? भले क्रॉकरी टूट जाए लेकिन मैडम का बाल नहीं बिगड़ना चाहिए। कैसी शहरी बहू पसंद की है हमने, हर वक्त बस कपड़े और अपने बालों पर ही ध्यान रहता है। मम्मी जी, मैंने खाना नहीं पटका, हाथ से फिसल गया था। हाँ हाँ, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारा हेयर स्टाइल ही दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अरे माँ, इतना भी मत डांटो, खाना तो सही सलामत है ना। चलो तुम नाश्ता करो। मम्मी, पहले बाल संभाल लो, सच में पूरा खुल गया है। आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैंने सब परोस दिया है। मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया है, मैं भी ठीक करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करूँगी। मम्मी, खाना तो खा लो पहले। आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। अश्विनी तुरंत अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़े कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। फिर आईने के सामने खड़ी होकर जल्दी जल्दी अपने बाल आगे की तरफ लाती है और बहुत चालाकी से 8 मांग को फिर से छुपाकर नया मैसी बन बना लेती है। बच गया, अब किसी को भी मेरे 8 मांग भरने का पता नहीं चल पाएगा। पर अब इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा संभल कर भी रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतता है और फिर अगले दिन अश्विनी बाजार में अपनी पुरानी सहेलियों विमला और कांति के साथ सब्जियां लेने आई होती है। जहां अश्विनी ने मॉडर्न सूट पहना होता है लेकिन सिर पर वही बड़ा सा मैसी बन बना रखा होता है। अश्विनी, एक काम कर, तो अपने सर पर पूरा घोंसला ही बना ले, फिर 2-4 चिड़ियों को रहने के लिए घर मिल जाएगा। क्यों, क्या हो गया मेरे बालों को? अरे इतना बड़ा मैसी बन बना रखा है, बालों को घोंसले जैसा बना दिया है। कोई न्यू हेयर कट क्यों नहीं कर लेती?
जैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर ड्रेसअप होती है वैसे ही अगर एक ढंग का हेयर स्टाइल बना लेती तो और भी स्मार्ट लगती। मुझे यही हेयर स्टाइल पसंद है और मेरे लिए यही कंफर्टेबल है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तभी पास खड़ा सब्जी वाला अश्विनी की तरफ देखकर हंस देता है। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें क्या मजा मिल रहा है हमारी बातें सुनकर? मैडम जी बुरा मत मानना, पर इस घोंसले में कोई चिड़िया अंडा वंडा भी देती है क्या? सब्जी वाले की बात सुन के विमला और कांति जोर से हंसने लगती हैं और आसपास खड़े 2 ग्राहक भी मुस्कुरा देते हैं। तुमसे मतलब? तुम सब्जी बेचो, ज्यादा मजाक मत करो। जो देना है वो तोलो और चुपचाप दो। अच्छा मैडम जी, ये लीजिए ताजी भिंडी। इतना कहकर सब्जी वाला सब्जी बेचने लगता है। वहीं अश्विनी की सहेलियां सब्जी वाले की बात पर जोरों से हंसने लगती हैं, जिसे देखकर अश्विनी का मुंह बन जाता है। अरे अच्छा, ये सब छोड़, मजाक कर रहे थे हम। हर किसी को मेरे बालों से ही परेशानी क्यों है? मेरे बाल मेरी मर्जी, जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे ही रखूंगी। आइंदा से तुम लोग मेरे बालों के ऊपर टोकना नहीं मुझे। अच्छा बाबा, तुझे कोई नहीं टोकेगा, खुश। अश्विनी अपनी सब्जियों का थैला उठाती है और बिना ज्यादा बात किए घर की तरफ चल देती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम को पूरे घर में भाग दौड़ लगी हुई होती है। सबको फैमिली फंक्शन में जाना होता है। सब एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज दे रहे होते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ सब लोग, लेट हो रहा है। भैया गाड़ी निकाल दूं क्या? सब तैयार हैं कि नहीं? हाँ निकाल दो, बस 5 मिनट। दादी आप भी जल्दी तैयार हो जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तो तैयार बैठी हूँ, तुम लोगों का मेकअप ही खत्म नहीं होता। तभी अश्विनी अपने कमरे से बाहर आती है, जहाँ अश्विनी ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी होती है और हल्का मेकअप किया होता है और बालों में आगे की तरफ पफ बनाकर ज्यादातर लटें उसने चेहरे पर गिराई होती हैं, जिससे उसकी 8 मांग छिप जाती हैं। मम्मी आप तैयार हो गई? हाँ, लेकिन आपने फिर से बाल ऐसे ही कर लिए। हम शादी फंक्शन में जा रहे हैं। लाओ मम्मी, मैं चोटी बना दूं या अच्छा सा जूड़ा कर दूं। निधि आगे बढ़कर जैसे ही अश्विनी के बालों को छूने जाती है, नहीं, मेरे बालों को कोई हाथ मत लगाओ, मेरे बाल ऐसे ही ठीक हैं। अश्विनी हल्का सा पीछे हट जाती है और घर के सभी लोग एक पल के लिए अश्विनी को ही देखते रह जाते हैं। अरे इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी, मेरे बाल जैसे हैं वैसे ही ठीक है। चलना है तो चलो, वरना मुझे छोड़ दो। अरे ठीक है मम्मी, आपको यही पसंद है तो यही सही, चलिए सब। फिर सभी लोग फंक्शन में पहुंचते हैं, जहां हॉल में रोशनी, डीजे और भीड़ का शोर होता है। कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और कुछ लोगों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। तभी कुछ औरतें अश्विनी को देखकर कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैडम अपने बालों का घोंसला बदलने वाली नहीं है। दूर से ही पहचान में आ जाती हैं। अश्विनी औरतों की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। इसी बीच मयंक खाने की प्लेट लेकर आगे बढ़ रहा होता है और सामने से एक सिंपल सी गांव की लड़की पारुल प्लेट लेकर आ रही होती है और अचानक दोनों टकरा जाते हैं। अरे अरे, पारुल खाने की थाली लेकर गिरने ही वाली होती है कि मयंक उसे दोनों हाथों से थाम लेता है, लेकिन खाने की थाली नीचे गिर जाती है। पर कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं और आसपास का शोर जैसे धीमा पड़ जाता है। सॉरी, मेरी गलती है, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं। पारुल की प्लेट नीचे गिर चुकी होती है। फिर वो धीरे से खुद को संभालकर दूसरी प्लेट लेने चली जाती है और मयंक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। मयंक से दूर खड़ी सावित्री सब कुछ गौर से देख रही होती है। कुछ तो बात है, लगता है बात बन गई। ऐसे ही समय बीतता है और थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ में फोटो खिंचवाता है और फिर रात को घर लौट आता है। घर आकर मयंक अपने कमरे में अकेला बैठा होता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। कितनी सुंदर थी वो लड़की, उसकी आंखें, हाय, मुझे वो पहली नजर में ही पसंद आ गई। तभी अचानक से सावित्री मयंक के कमरे के अंदर आती है। किसकी बात कर रहा है? कौन सुंदर थी रे? दादी आप? नहीं, मैं तो ऐसे ही। चुप कर पगले, मैंने सब सुन लिया है। दादी आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूँ? फंक्शन में जिस तरह तू उस लड़के को देख रहा था, मैं तभी समझ गई थी तुझे लड़की पसंद आ गई है। वो लड़की पसंद है ना तुझे? हाँ दादी, पसंद आ गई। तभी तो। दादी आप ही तो मेरी सबसे प्यारी दादी हो, आपने मेरे दिल की बात पकड़ ली। मैंने उस लड़की के बारे में थोड़ा पता भी किया है। वो हमारे एक रिश्तेदार के गांव की लड़की है। उसका नाम पारुल है। गांव की लड़की है, शहर की नहीं। दादी मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो गांव की है या शहर की, मुझे वो पसंद है। शादी करूंगा तो उसी से। ठीक है, फिर अगर तेरा मन पक्का है तो मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ। सच दादी? हाँ। इतना कहकर सावित्री मयंक के कमरे से चली जाती है और फिर अगली सुबह सावित्री अपने रिश्तेदारों से पारुल के पिता का नंबर लेती है और पारुल के पिता को फोन करती है। हेलो, रामचरण बोल रहा हूँ। नमस्ते जी,
कल जो फंक्शन था उसमें आप लोग आए थे ना, हम भी थे वहाँ। वहाँ आपकी बेटी पारुल हमें दिखी। आपकी बेटी हमारे पोते को बहुत पसंद आ गई है। हम लोग रिश्ते की बात करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। नमस्ते बहन जी, आप लोग कब आइएगा हमारे घर? घर आकर बात कीजिएगा। अगर आप कहे तो हम जल्दी ही आ जाते हैं। जी जरूर आइए, हमें भी खुशी होगी। तो फिर तय रहा, हम आकर आगे की बात करेंगे। इतना कहकर सावित्री फोन रख देती है। दादी थैंक यू। देख ले, तेरी शादी मैं करा रही हूँ। लड़की को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी दादी। फिर सावित्री शाम को चाय पीते हुए सबको मयंक और पारुल की बात बता देती है। अगले दिन सब लोग गांव जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, समय पर निकलना है। भैया की शादी की बात है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तो सबसे पहले तैयार हो गया हूँ। घर के सभी लोग आपस में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है। अभी राजेश जी बाहर है, जल्दी से अपने 8 मांग भर लेती हूँ। अश्विनी सावधानी से अपनी 8 मांग भरती है और फिर बालों को आगे की तरफ फैलाकर अपना वही अजीब सा हेयर स्टाइल बना लेती है ताकि मांग छिप जाए। फिर अश्विनी तैयार होकर बाहर आ जाती है। मम्मी, फिर वही हेयर स्टाइल? मेरी हेयर स्टाइल पर चर्चा बाद में करना, अभी चलो, देर हो रही है। पूरा परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंचता है और फिर वो पारुल के घर के अंदर जाकर देखते हैं। पारुल के घर में सब एक कमरे में बैठे होते हैं। फिर सभी मिलकर उनका आदर सत्कार करते हैं। देखिए, मेरे पोते को आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। रिश्ते से तो हमें एतराज नहीं है, पर समधन जी ने अपने बाल ऐसे क्यों कर रखे हैं? उनका मांग ही नहीं दिख रहा है। सिंदूर लगाया भी है या नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने सिंदूर लगाया है और मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है कि मांग दिखती नहीं है। अरे ऐसा भी क्या हेयर स्टाइल जिसमें औरत की मांग ही ना दिखे? औरत का तो मांग दिखना चाहिए। फिर रामचरण धीरे से सीता के कान में बोलता है, देखो ये शहरी लोग हैं। लड़का हमारी बेटी को पसंद करता है और हमारी बेटी खुश रहेगी तो हमें क्या फर्क पड़ता है हेयर स्टाइल से? घर परिवार अच्छा है। ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं है। तो फिर रिश्ता पक्का समझिए। दोनों परिवारों की सहमति से मयंक और पारुल की शादी तय हो जाती है और फिर ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है और दोनों परिवारों की मौजूदगी में मयंक और पारुल की शादी हो जाती है। फिर पारुल बहू बनकर मयंक के साथ अपने ससुराल आ जाती है, जिसके बाद अश्विनी दरवाजे पर पारुल का गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। पारुल दाहिने पैर से चावल का कलश गिराकर घर के अंदर आते ही अश्विनी की अजीब सी हेयर स्टाइल को देखती है कि आगे से बाल गिरे हुए हैं और मांग दिख नहीं रही होती है। अरे, इनकी तो मांग ही नहीं दिख रही है। सिंदूर लगाया भी है कि नहीं? भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं ननद जी, बस ऐसे ही। यार बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा, जा अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। निधि, जा अपने भैया भाभी को कमरे तक छोड़ा। फिर निधि दोनों को कमरे तक छोड़ आती है। कमरा फूलों से सजा होता है। अच्छा भैया भाभी, मैं चलती हूँ। जिसके बाद निधि बाहर चली जाती है और कमरे में हल्की खामोशी में पारुल बिस्तर के किनारे बैठ जाती है। तुम रिलैक्स हो जाओ, बहुत थकी लग रही हो, नर्वस मत हो और अब ये घर ही तुम्हारा घर है। तो कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जी हम ठीक हैं, बस जरा घबराहट सी हो रही है। कमरे की हल्की रोशनी में मयंक और पारुल आमने सामने बैठे होते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप लोग तो शहर में रहते हो और हम तो गांव की छोरी हैं। आप हमका काहे पसंद कर लिए? क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। हम? हाँ, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा चेहरा, सब मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम बिल्कुल बनावटी नहीं हो, इसीलिए मैंने शादी की तुमसे। हमका तो लगा शहर वाले लोग गांव की लड़की से ब्याह नहीं करते होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गांव से हो या शहर से, मुझे तुम पसंद हो बस। अच्छा, अब ज्यादा सोचो मत, आराम कर लो। दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते रहते हैं और दोनों के बीच झिझक कम हो जाती है। फिर थकान की वजह से दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह पारुल जल्दी उठती है और एक सुंदर सी साड़ी पहनकर अपने गहने ठीक करती है और आईने के सामने खड़ी होकर, अब हम ससुराल की बहू बन गए हैं, सिंदूर अच्छे से लगा ले। फिर पारुल अपनी पूरी मांग भर कर सिंदूर लगाती है। अब ठीक लग रहे हैं। पारुल सर पर पल्लू रखती है और बाहर चली आती है। आज पहली रसोई है, सब बढ़िया से बनाना है। सुबह पारुल पहली रसोई के लिए नीचे आती है और पारुल अपने हाथ से पल्लू संभाले मांग में सिंदूर पूरा भर कर जैसे ही उतरती है, उसकी नजर अश्विनी पर पड़ती है। वो फिर वही अजीब सा हेयर स्टाइल देखती है। अश्विनी एक पल के लिए घबरा जाती है
ये फिर मेरे बालों की तरफ देख रही है। कहीं मेरे 8 मांग का राज ना खुल जाए। जब से आई है इसकी नजर मेरी मांग पर ही है। अरे सासू माँ जी, आप फिर से ऐसे बाल बना ली? क्यों, क्या हुआ मेरे बालों को? लाई ना, हम आपकी चोटी बना दी हैं। बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बाल अच्छा ना ही लगत। नहीं, मेरे बाल ऐसे ही ठीक है। मुझे किसी से बनवाने की जरूरत नहीं। अरे मम्मी जी, थोड़ा सा बना देंगे तो और सुंदर लगेगा। मैंने कहा ना, मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। फिर पारुल हल्का सा चुप हो जाती है। तभी वहाँ सावित्री भी आ जाती है। बहू, आज पहले रसोई है, क्या बनाओगे? दादी जी, हम दही बड़े बना दें? अच्छा है, मुझे दही बड़े बहुत पसंद है। भाभी, थोड़ा मीठा भी बना देना। और मेरे लिए कम मिर्च रखना। जो भी बनाओगी अच्छा ही होगा। अच्छा, सबके मन का बनाएंगे हम। फिर पारुल पल्लू ठीक करती है और रसोई की तरफ बढ़ जाती है। मुझे संभल कर रहना होगा। पारुल किचन में आटा, दही और मसाले निकालती है और पहली रसोई की तैयारी शुरू होती है। आज सबके लिए आलू दम, रायता, लौकी की सब्जी और पुलाव बनाएंगे। पहले सब्जी चढ़ा देते हैं, तब तक आटा गूंद लेते हैं पूरी खातिर। वो कढ़ाई में मसाले डालकर आलू दम चढ़ा देती है और दूसरी तरफ लौकी की सब्जी भी गैस पर रख देती है और आटा गूंदकर पूड़ियाँ बेलने लगती है। सब्जी पकत रहे, तब तक पूरी बेल के छान लेते हैं। फिर गर्म तेल में पूड़ियाँ फूलने लगती हैं और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। धीरे धीरे सारा खाना तैयार हो जाता है। पारुल डाइनिंग टेबल पर सब सजा देती है। लीजिए, खाना बन गया। चक्के बताइए कैसा बना है? अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा। दिखने में ही इतना अच्छा है। मुझे तो पहले से ही भरोसा था अपनी बीवी पर। फिर सब खाना खाने बैठ जाते हैं और तभी किचन में अश्विनी कुकर खोलने की कोशिश कर रही होती है। ये कुकर खुल क्यों नहीं रहा? अश्विनी जोर लगाती है और उसी समय सब टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। अचानक कुछ मक्खियाँ उड़कर अश्विनी के माथे के पास भिनभिनाने लगती हैं। अरे मम्मी जी, मक्खी बैठ रही है। पारुल तुरंत हाथ बढ़ाकर मक्खियाँ हटाने जाती है। हटो, क्या कर रही हो? तभी अश्विनी पानी का गिलास गिराते हुए दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लेती है। अरे हम तो बस मक्खी उड़ा रहे थे। बहुत सारी मक्खी उड़ रही थी माथा पे। अश्विनी, तुझे क्या दिक्कत है? कोई हाथ बढ़ाता है तो तू ऐसे डर जाती है और हमेशा बाल पकड़ लेती है। कौन बिगाड़ा है तेरा हेयर स्टाइल? मैं तो बस चुपचाप बैठ और खाना खा। सावित्री की डांट सुनकर अश्विनी और बाकी सभी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पारुल अपनी बहू होने की जिम्मेदारियां संभालने लगती है और घर के काम के साथ सबकी पसंद का खाना बनाने लगती है। और एक सुबह अश्विनी नहाकर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगा रही होती है और उसके बाल पीछे होते हैं और उसकी कई मांग साफ दिखाई दे रही हैं। तभी दरवाजा हल्का सा खुलता है और पारुल अंदर आ जाती है। कौन? वो तुरंत सारे बाल आगे की तरफ गिरा लेती है और घबराकर पीछे मुड़ती है। क्या हुआ? अरे माँ, सासू माँ, हम तो डर ही गए। पारुल का ध्यान उसके अचानक बदले हेयर स्टाइल पर जाता है। आप ऐसे काहे बाल गिरा लिए आगे? हम तो घबरा गए। तो मेरे कमरे में बिना नॉक किए आई क्यों? पहले ये बताओ। वो हम गंदे कपड़ा लेने आए थे, धोने के लिए। जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। झाड़ू मारने की भी जरूरत नहीं। जब बुलाऊं तब आना। माफ कीजिए सासू माँ, गलती हो गई। आगे से बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना, समझी? पारुल चुपचाप सिर झुका लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। फिर पारुल अपने कमरे में आकर उदास हो जाती है और मयंक वहाँ मौजूद पारुल को उदास देखता है। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? हम तो बस कपड़ा लेने गए थे। सासू माँ बहुत डांट दी, कहीं बिना नॉक किए मत आओ। कोई बात नहीं, उनकी उम्र हो गई है, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। हमका बुरा लग गवा। इतना दिल पर मत लो, वो मेरी माँ है। अगर डांट भी दिया तो बुरी बात नहीं है। तुम बस आगे से ध्यान रखना कि नॉक कर लिया करो। अच्छा, अब से खटखटा के ही जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पारुल बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है और रास्ते में उसे अश्विनी की सहेलियां मिलती हैं। सब एक दूसरे को नमस्ते करती हैं। अरे बहू, कितनी सुंदर हेयर स्टाइल बनाई है तुमने, बहुत जच रही है तुम पर। सच में तुम अपनी सास को भी ऐसा स्टाइल बना दिया करो। पता नहीं क्यों वो इतना अजीब तरीके से बाल रखती है। मैंने समझाया है उन्हें, पर वो मानती ही नहीं है। अरे इतनी मॉडर्न सास होकर भी ऐसा जूड़ा बनाती है, अजीब लगता है। फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद पारुल घर लौटती है और मन ही मन सोचती है कि आज सास से इस बारे में बात जरूर करूंगी। काम निपटाकर वो अपने कमरे की ओर चली जाती है और दरवाजे के बाहर जाते ही रुक जाती है, जहाँ उसे अंदर से आवाज आती है। हाँ, ये पहला सिंदूर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां सिंदूर मेरे 8 पति परमेश्वर के नाम का। पारुल अश्विनी के दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। 8वां?
मतलब बाकी 7 किसके नाम के? क्या माँ जी के 8 पति हैं? ससुर जी को माँ जी धोखा दे रही हैं? पारुल सच्चाई जानने का फैसला करती है और थोड़ी देर बाद अश्विनी बालों का जूड़ा बनाकर बाहर आती है और बालकनी में बैठ जाती है, जहाँ पारुल चाय लेकर पहुँचती है। लीजिए माँ जी आपकी चाय। माँ जी आपका बाल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं ठीक कर दूं? अश्विनी के हाथ में चाय का कप होता है और जैसे ही पारुल हाथ बढ़ाती है, अश्विनी तुरंत कप छोड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कप नीचे गिरकर टूट जाता है। मैंने कितनी बार कहा है मेरे बालों को हाथ मत लगाया करो, पीछे हटो। पर माँ जी मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। जिसके बाद पारुल पीछे हट जाती है और टूटे हुए कप के टुकड़ों को जमा करने लग जाती है। वहीं उसके मन में शक गहरा हो जाता है। जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, मुझे सच्चाई पता करके ही रहना होगा। पारुल गुस्से और उलझन में अपने कमरे की तरफ जाती है, जहाँ मयंक अलमारी से फाइल निकाल रहा होता है। ए सुनत हो जी, हमका तुमसे कुछ जरूरी बात कहे के है। क्या बात है पारुल, जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। देखो जी हमका ठीक नहीं लागत। हम सुने हैं अपने कानन से मम्मी जी कुछ नाम ले लेके सिंदूर भरत रही थी। तो उसमें क्या? अरे तो का हमका लागत है कि मम्मी जी बाबूजी का धोखा दे रही हैं। उनके 8 लोगन से कुछ चक्कर चलत है, 8 नामन का सिंदूर लगावत है। का पता उनमें बाबूजी का नाम हो भी कि नहीं। ये सुनते ही मयंक का चेहरा सख्त हो जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम? हम तो बस सच कहते हैं और हम अपने कानन से सुने हैं। सोच समझकर बोला करो पारुल, मेरी माँ के बारे में ऐसी बेकार बात सिर्फ इसीलिए कि वो थोड़ी शहरी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पापा से प्यार नहीं करती हैं। पर हमका शक तो होत है। आगे से मेरी माँ के लिए एक शब्द भी उल्टा मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर मयंक गुस्से में दरवाजा खोलता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे में पारुल अकेली खड़ी रह जाती है। पारुल की आंखों में जिद आ जाती है। ऐसे तो कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। अब हमका सासू माँ की सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। फिर रात में पारुल बिस्तर पर लेटी सोते हुए छत को देखती रहती है। कोई बात नहीं, इस बार आइडिया फेल हो गया तो का, कल पूजा घर में भगवान के सामने सासू माँ वच ना पाई हैं, आरती करते समय सबके सामने पर्दाफाश कर देंगे। अगली सुबह घर में पूजा के समय सब लोग मंदिर में खड़े होते हैं और अश्विनी आरती की थाली लेकर भगवान के सामने खड़ी होती है। जय जय। फिर पारुल धीरे से अश्विनी की ओर बढ़ती है। बस यही मौका है, माँ जी का बाल हटाई के 8 मांग सबके सामने दिखा दे। वो अचानक अश्विनी के बालों की तरफ हाथ बढ़ा देती है। बहू ये क्या कर रही है? अश्विनी तुरंत आरती की थाली छोड़कर पारुल को पीछे धकेल देती है और अपने बाल संभालने लगती है। थाली नीचे गिरने ही वाली होती है कि सावित्री झट से पकड़ लेती है। अश्विनी बहू ये क्या बेवकूफी थी? माँ जी वो आरती की थाली नीचे गिरा देती, अपनी सभ्यता भूल गई है क्या? इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कि बाल बचाने के चक्कर में भगवान की आरती की थाली गिरा देती है? माफ कर दीजिए माँ जी। कौन सा खजाना छुपा रखा है बालों में? ऐसा कौन सा राज है कि तू ऐसे बौखला गई?